हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने लीगल चैनल में। मैं हूं एडवोकेट सनी शर्मा। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि अब नए कानूनों के अंतर्गत जो एफआईआर आपकी दर्ज हो रही है या जो 125 सीआरपीसी का केस फाइल हो रहा है या जो डीवी एक्ट का केस हो रहा है, इसमें आपको कैसे आगे बढ़ना है। क्या जो पहले के हम तरीके आपको बताते थे वो यहाँ पर भी एप्लीकेबल होंगे या कुछ डिफरेंस आ जाएगा। वीडियो को पूरा जरूर देखना क्योंकि काफ़ी कुछ आपको इसमें सीखने को मिलने वाला है। देखिए दोस्तों, आपने देखा होगा कि जो अब आपकी एफआईआर दर्ज हो रही है वो नई धाराओं में दर्ज हो रही है, बीएनएस के सेक्शंस में दर्ज हो रही है। अब दर्ज तो हो गई, चलो कोई बात नहीं। जो 498 है उसका नाम चेंज होकर के सेक्शन चेंज होकर के 85 86 आ गया, बाकी सेक्शंस का नाम चेंज होकर आ गया, उससे तो फर्क नहीं पड़ रहा है। लेकिन मेन फर्क कहां पड़ रहा है? मेन फर्क पड़ रहा है कि जो प्रक्रिया है वो अब आपकी बीएनएसएस के थ्रू चलेगी। यानी जो आपकी चार्जशीट भी पुलिस अब फाइल कर रही है वो बीएनएसएस के अकॉर्डिंग कर रही है। और कोर्ट के अंदर भी जो आप प्रोसीजर करोगे, अपनी जमानत लोगे या कुछ और प्रोसीजर जो भी होगा, जो भी आप इवन एक एप्लीकेशन भी लगाओगे, वो सीआरपीसी के सेक्शन के अंतर्गत ना लगा करके आप बीएनएसएस के सेक्शन के अंतर्गत लगाओगे। फिर बीएनएसएस में कुछ चीजों की बढ़ोतरी भी की गई है, कुछ नए सेक्शंस भी हैं, उनको भी आप यहां पर यूज कर सकते हो। ये हम बात कर रहे हैं जो 498 का आपका केस हुआ करता था उस केस की, जहां आपकी एफआईआर दर्ज होती है। अब हम बात करते हैं कि यदि आपका मेंटेनेंस का केस दर्ज हो रहा है तो अब 125 सीआरपीसी की जगह 144 बीएनएसएस में दर्ज हो रहा है। अब प्रक्रिया में कोई डिफरेंस नहीं है, वैसे ही उनकी पिटीशन आएगी, आपको रिप्लाई फाइल करना है, सब चीजें वही हैं। फर्क क्या है कि अगर पहले हम 91 सीआरपीसी की एप्लीकेशन लगाते थे तो अब आपको यह एप्लीकेशन बीएनएसएस के नए सेक्शन के अंदर लगानी होगी। पहले आप 340 सीआरपीसी लगाते थे, अब आपको बीएनएसएस के नए सेक्शन के अंतर्गत ही एप्लीकेशन लगानी होगी परजरी की। सिर्फ इतना ही डिफरेंस है। प्रोसीजर और केस चलने का जो तरीका है वो बिल्कुल सेम है जैसे कि पहले था, तो उसमें कोई भी डिफरेंस नहीं है। अब आप डीवी एक्ट की बात करें तो डीवी एक्ट एक स्पेशल एक्ट होता है, डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट फॉर वुमेन। तो महिलाएं, कोई भी महिला इस केस को फाइल कर सकती है, लेकिन इस केस की जो पूरी प्रोसीजर चलती है वो क्रिमिनल प्रोसीडिंग होती है और सीआरपीसी के अकॉर्डिंग चलती है। इस एक्ट के अंतर्गत महिला को जो रिलीफ मिलते हैं वो सारे सिविल नेचर के होते हैं, लेकिन प्रक्रिया पूरी क्रिमिनल होती है। तो सीआरपीसी की जगह अब यहां पे भी बीएनएसएस यूज होगा। यानी डीवी एक्ट के अंतर्गत भी अगर आपको परजरी फाइल करनी है तो वो आप सीआरपीसी ना करके बीएनएसएस में करेंगे, या कोई और भी आपको एप्लीकेशन फाइल करनी है, कुछ और कार्यवाही भी करनी है तो बीएनएसएस की धाराओं के अंतर्गत होगी। तो ये तो हमारे तीनों केस क्लियर हो गए। जो आपकी एफआईआर दर्ज होगी, जो आपका मेंटेनेंस केस फाइल होगा और जो आपके ऊपर डोमेस्टिक वायलेंस का केस फाइल होगा, उसमें ये बदलाव आएंगे। अब दोस्तों बात करते हैं कि यदि आपका कोई बच्चा और चाइल्ड कस्टडी का मैटर भी चल रहा है, या फिर आपका कोई डाइवोर्स का मैटर चल रहा है, या फिर आपका कोई प्रॉपर्टी विवाद चल रहा है, ठीक, इन सब चीजों की प्रक्रियाओं में किसी भी प्रकार का कोई भी चेंज नहीं है, क्योंकि जो नए कानून आए हैं वो केवल क्रिमिनल लॉ के रिगार्डिंग आए हैं। जो पुराने 3 क्रिमिनल लॉ थे उनको नए 3 क्रिमिनल लॉ ने रिप्लेस किया है, लेकिन सिविल कानूनों में किसी भी प्रकार का कोई चेंज नहीं है। तो जो डाइवोर्स की प्रक्रिया है, या चाइल्ड कस्टडी की प्रक्रिया है, या रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट्स की प्रक्रिया है, प्रॉपर्टी विवादों की प्रक्रिया है, वो सारी की सारी सीपीसी के अकॉर्डिंग चलती है, यानी सिविल प्रोसीजर कोड। सिविल प्रोसीजर कोड में किसी भी प्रकार का कोई भी चेंज नहीं हुआ है, तो ये सारी प्रक्रिया सब कुछ बिल्कुल वैसे ही चलेगा जैसे पहले से चलता आ रहा था। तो इसमें कोई भी नया बदलाव नहीं हुआ है, किसी भी प्रकार से आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन आता है वो आता है लिव इन रिलेशनशिप को लेकर के। जब दो एडल्ट लोग आपस में बिना शादी के रहते हैं उसे लिव इन रिलेशनशिप कहते हैं। लेकिन जहां पर एक पार्टनर शादीशुदा है, यानी हस्बैंड या वाइफ किसी अन्य व्यक्ति के साथ रहने लगते हैं, तो इसकी जो टेक्निकल टर्मिनोलॉजी है वो चेंज हो जाती है। अब यहां आप इसको लिव इन रिलेशनशिप नहीं कहेंगे, यहां आप इसको कहेंगे एडल्ट्री, कि आप एडल्ट्री में रह रहे हैं। अब एडल्ट्री में रहने पर क्या आपको सजा हो सकती है? तो नहीं हो सकती, क्योंकि इसको डिक्रिमिनलाइज कर दिया गया था, ये अभी भी डिक्रिमिनलाइज ही है। ये भी क्वेश्चन भी बहुत सारे लोगों के मन में आ रहा था कि नए कानून के लागू होने से इस पे क्या कोई फर्क पड़ा है? इस पे कोई फर्क नहीं पड़ा है। हाँ, लेकिन अगर आपकी एडल्ट्री के सबूत आपके पार्टनर को मिल जाते हैं और केस आपका कोर्ट में चल रहा है, तो उनको वहां पे वो दाखिल करके क्रियोलिटी को साबित कर सकता है। तो ऐसे में अगर 498 के अंतर्गत क्रियोलिटी को साबित करता है तो 498 जो कि अब नए सेक्शन में दर्ज होगा 85 86 बीएनएस में, उसमें आपको सजा हो सकती है। या फिर अगर डाइवोर्स का केस चल रहा है, चाइल्ड कस्टडी का केस चल रहा है, वहां पे आपकी इन एविडेंस को, एडल्ट्री के एविडेंस को लगा दिया जाता है, तो चाइल्ड कस्टडी भी आपको मिलनी मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि आपका कंडक्ट सही नहीं है। और डाइवोर्स केस में भी दूसरा पार्टनर दिखा सकता है कि आप उस पर क्रियोलिटी कर रहे हैं ऐसा करके। तो आपको सजा का प्रावधान तो नहीं है, लेकिन दूसरे तरीकों से इस चीज को यूज किया जा सकता है यदि इसके एविडेंस आपके पार्टनर के हाथ में आते हैं। अब बात कर लेते हैं बाइगेमी पे, टू द पॉइंट। बाइगेमी पे भी कई लोगों का बहुत सारी क्वेरीज हैं कि सर क्या अब बाइगेमी भी अलाउ हो गया है, क्या अब हम
बिना तलाक के दूसरी शादी कर सकते हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बाइगेमी जैसे पहले क्राइम था वैसे ही अभी भी क्राइम है। तो इसका सीधा मतलब हुआ कि बिना डाइवोर्स के आप दूसरी शादी पहले भी नहीं कर सकते थे और अभी भी नहीं कर सकते हैं। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप एक क्राइम कंडक्ट करते हैं और आपके ऊपर एक क्रिमिनल केस दर्ज होगा जिसमें आपको 7 साल तक की सजा हो सकती है। तो ये वो सारे टॉपिक्स जिनको लेकर के लोगों के मन में कंफ्यूजन थी, वो सारे पॉइंट्स मैंने इस वीडियो में क्लियर किए हैं। चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ मैं आपसे फिर मिलता हूं। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।